हाँ जी, सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? एक बार चेक करके बताएं सभी साथी। वॉइस प्रॉपर आ रही है क्या? हाँ जी, दीपिका जी, संगीता जी, वेरी गुड मॉर्निंग। यस सर, चलो ठीक है फिर। तो लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा एक नया टॉपिक शुरू किया था, जिसमें कल की क्लास थी जो इंट्रोडक्शन क्लास थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों हुई। हमारे पास इतने अनकाउंटेबल रियल नंबर्स थे, उसके बावजूद कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों हुई। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि हम 2D के अंदर भी उसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमने देखा था कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरस्पॉन्डिंग 2D के अंदर एक नंबर मिलेगा हमें, और 2D में प्रत्येक नंबर के कोरस्पॉन्डिंग एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। उसके अलावा हमने बात की थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ही इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। और उसके बाद हमने देखा था कि रियल नंबर यानी कि प्योरली रियल, और दूसरा था हमारे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में चर्चा की। तो यहाँ तक कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बोल सकते हो। उसके अलावा हमने आयटा के बारे में देखा था कि आयटा की पावर किस प्रकार बिहेव करती है। आयटा का चार कॉन्जुगेटिव, आयटा की पावर का चार कॉन्जुगेटिव करते हैं तो वो उसका सम करते हैं तो वो हमेशा जीरो आता है। इस प्रकार कुछ प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी। तो हमारा बेसिक है वो काफी अच्छा हो चुका है। अब हम बात करेंगे एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्याओं का बीज गणित, जिसमें हम देखते हैं कि दो समिश्र संख्याओं का योग किस प्रकार होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सभी के बारे में हमें बात करनी। तो सबसे पहले देखते हैं, अब आज जो सबसे पहले हम देखते हैं समिश्र संख्याओं का बीज गणित, जिसके अंदर मैं बात करूं पहले तो आ जाएगा आपके पास एडिशन यानी कि योगफल। एडिशन यानी कि योगफल की हम बात करें, यहां पर हम मान लेते हैं, माना Z1 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है x1 प्लस आयोटा y1, एंड Z2 आपके पास Z1, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे Z1, और ये आपके पास Z2 है x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है ना। जब हम जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें, भाग करें, तो सभी जगह हम Z1 और Z2 को इस फॉर्म में लेकर चलेंगे। तो Z1 प्लस Z2 करना हमें, तो सबसे पहले योग एडिशन करना है, तो Z1 प्लस Z2 आपके पास कितना हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूं पहले और नीचे से शुरू कर देता हूं यहाँ पर, ये सभी के लिए कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अपन करते हैं योगफल, तो योगफल आपके पास कितना हो जाएगा, Z1 प्लस Z2। Z1 प्लस Z2 करना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। क्या करना, हम रियल पार्ट को एक साथ जोड़ लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y। तो जैसे हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का योग करना है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों रियल पार्ट को जोड़ लेते हैं प्लस आयोटा दोनों इमेजिनरी पार्ट को जोड़ लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उन दोनों नंबर का योगफल आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा। दूसरी हम बात करें सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, तो घटाव के अंदर क्या होगा, Z1 माइनस Z2 करना है, तो आपके पास वापस Z1 लिखा x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 माइनस आयोटा y2, ये माइनस नहीं सॉरी प्लस ही आएगा, क्योंकि Z2 का मान है वो x2 प्लस आयोटा y2 है। और जैसे ही हम इसका घटाव करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x1 माइनस x2 प्लस का साइन, अगर मैं आयटा कॉमन ले लेता हूं
तो ये आ जाएगा y1 माइनस y2। यानी हमें क्या करना है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाना हो तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसको घटा दो, प्लस का साइन आयोटा जो दोनों इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक भाग हैं, उनको आपस में घटा देंगे तो आपके पास उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ जाएगा, घटाव आ जाएगा। ये सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें, आप सभी जानते हो। अब आता आपके पास गुणनफल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें क्या करते हैं, आपके पास z1 इंटू z2 करते हैं। गुणनफल हम दोबारा देखेंगे जब हम पढ़ेंगे पोलर फॉर्म, उसके अंदर भी देखेंगे, लेकिन यहां पर भी हम देख लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, z1 इंटू z2 आपके पास आ जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2, दिस इज इक्वल्स टू, सिंपल हमें पहले x1 का करना है, तो यह आ जाएगा x1 x2 प्लस आयोटा टाइम x1 y2। फिर हम करते हैं आयोटा y1 का, ये आ जाएगा आयोटा x2 y1, और ये आ जाएगा आपके पास आयोटा इंटू आयोटा कितना होता है, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, तो जाएगा माइनस का आयोटा 1 आयोटा 2। तो गुणनफल करते समय थोड़ा सा हमें सचेत रहना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस का साइन आयोटा टाइम x1 y2 प्लस x2 y1। तो ये आपके पास क्या है, z1 z2 का रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2, रियल पार्ट ऑफ z1 z2, और ये आपके पास है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2। रटने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही नॉर्मल, आसानी से आप देख भी सकते हो कि रियल पार्ट में आयोटा वाला भाग नहीं आएगा। तो पहली पार्ट तो हम x1 x2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब मिलेगा, और दूसरा आपको मिलेगा पार्ट वो y1 y2 को, तो ये आपके पास आ जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान है वो -1 हो जाता है। फिर हमें आयोटा के साथ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आयोटा के साथ वाला भाग आ जाएगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अब हम बात करें हैं भागफल की, यानी कि डिवीजन। भागफल, तो भागफल में आपके पास क्या होगा, z1 अपॉन z2 है, यानी कि x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन में x1 x2 प्लस आयोटा y2। तो जब भी हमें क्या करना हो, भागफल करना हो, तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना हमेशा ही कि भागफल करते समय हमें रेशनलाइज करना है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है उसके ऑपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x2 माइनस आयोटा y2 और x2 माइनस आयोटा y2। ये इसलिए करते हैं ताकि नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके एक रियल नंबर बन जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या आएगा, देखो ऊपर वाला तो है x1 प्लस आयोटा y1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है x2 माइनस आयोटा y2, और यहाँ पर देखें a प्लस बी a माइनस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस का साइन, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आयोटा y2 का होल स्क्वायर। और ये हमें मल्टीप्लीकेशन अभी देखा था थोड़ी देर पहले, क्या किया था, x1 x2, फिर इसको इससे करना है, तो जैसे इसको इससे करेंगे y1 y2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आयोटा इंटू माइनस आयोटा है, तो इसका मान कितना आएगा, माइनस का साइन आयोटा स्क्वायर, यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस y1 y2। फिर हमें करना है आयोटा के साथ क्या आएगा, यहाँ पर आएगा y1 x2 यानी x2 y1, और यहाँ पर आपके पास माइनस का आ जाएगा x1 y2, और नीचे क्या बचेगा, देखो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होगा, माइनस का 1, और एक माइनस ये है तो आपके पास +1 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और यहाँ पर भी लिख सकता हूँ x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। क्या किया मैंने, भाग अलग अलग भाग दे सकते हैं, तो ये आपके पास क्या बचेगा या क्या बनेगा, ये तो रियल पार्ट है z1 अपॉन z2 का, और ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है
Z1 अपॉन Z2 का, ये आपके पास रियल पार्ट है Z1 अपॉन Z2 का, और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है इसका Z1 अपॉन Z2। आसान है, हालांकि आपको कहीं पर भी ऐसी आवश्यकता नहीं होगी कि आपसे बोलेगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भागफल बताओ या गुणनफल बताओ, लेकिन आपके काम आएंगे। ये वाला पार्ट है वो काफी काम आता है, भागफल करना है, हर बार रेशनलाइज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है ना। बिल्कुल छोटी बात आप सभी को आते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये फर्ज था, मेरा दायित्व है कि आपको छोटी छोटी चीजें हैं वो बताता रहूं, ताकि आपकी एक बार दोबारा रिवाइज हो जाए। अदरवाइज आप बोलोगे सर आपने ये तो चीज करवाई नहीं, सिलेबस में लिखा हुआ था, इसलिए इनको कुछ है नहीं इसमें, बिल्कुल आसान है, 11th क्लास का बच्चा भी इस चीज को जानता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, इस पे ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए। तो जोड़ घटा गुणा भाग है, आसान चीजें हैं। अब आपके पास आता है इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़े और छोटे का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। आप ये कभी नहीं बोल सकते हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बड़े हैं या छोटे हैं, नहीं, Z1 Z2 में कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि Z1 और Z2 को मैं क्या कर सकता हूं, 2D में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो मान लेते हैं आपके पास Z1 ये पॉइंट है और दूसरा Z2 आपके पास ये, Z2 आपके पास ये, ठीक है ना। तो आप कोई भी दो पॉइंट को बता सकते हो कि ये पॉइंट बड़ा है ये पॉइंट छोटा है। जैसे मैं बात करूं 1,3 है और मान लेते हैं आपके पास 2,2 है, तो इन दोनों पॉइंट में कौन बड़ा है कौन छोटा है, कभी आप बता सकते हो क्या कि 1,3 और 2,2 में कौन बड़ा कौन छोटा है? कभी भी हमने 2D में ऐसी चीज नहीं पढ़ी है कि ये पॉइंट बड़ा है ये पॉइंट छोटा है, कभी हम पढ़ ही नहीं सकते। तो हम कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि Z1 ग्रेटर देन Z2 है या Z1 लेस देन Z2 है, ये चीज हम नहीं बोल सकते हैं, ये हमें नहीं बोल सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये बोल सकते हैं कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है कि x1 प्लस आयोटा y1 बराबर x2 प्लस आयोटा y2, यानी यहां से हम ये बोल सकते हैं कि दोनों का रियल पार्ट बराबर है एंड दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर है। तो यहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको बोल दे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तब आप बताओ क्या होगा। तो आपको ये करना है कि दोनों के रियल पार्ट इक्वल कर देने हैं और दोनों के इमेजिनरी पार्ट हैं वो इक्वल कर देने। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, हालांकि अभी आपने पढ़ा नहीं है फील्ड थ्योरी, तो आपने कुछ नाम सुना होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ, हो सकता है कुछ साथियों को समझ में नहीं आए, लेकिन आप बाद में आगे जरूर पढ़ोगे जब आप रियल एनालिसिस पढ़ते हो नेट की तैयारी करते समय, या आप फील्ड पढ़ते हो तो वहां पर आप नाम सुनते हो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में या जो आप पीएचडी एग्जाम देते हो वहां पर पूछा जाता है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। थोड़ा सा हम सब्जेक्ट से हट के बात करें, जो अभी पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। यहाँ पर तीन चीज है, एक तो कंप्लीट होना चाहिए, एक ऑर्डर्ड होना चाहिए और एक फील्ड होना चाहिए। फील्ड आप पढ़ोगे जब ग्रुप थ्योरी के बाद। फील्ड क्या होता है, फील्ड एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होती है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ थोड़ा सा, और उसमें दो आपके पास क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन होते हैं जिसको हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को फील्ड कब बोलते हैं, जब हमारे पास F प्लस क्या हो जाए, आबेलियन ग्रुप हो जाए, F मल्टीप्लिकेशन के साथ भी क्या हो जाए, आबेलियन ग्रुप हो जाए, और मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन पे क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी बंटनता नियम का पालन करती हो। अगर ये तीन प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि वो बंटनता नियम, मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन पे क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तब हम क्या बोलते हैं कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये आपके पास फील्ड कहलाती है। क्या कहलाती है, फील्ड कहलाती है। क्या मैं बोलूं, ये तो आप देखोगे कि Q है, Q प्लस डॉट, और हम बात करें ये सॉरी F स्टार आएगा यहाँ पर, यानी जीरो हटाने के बाद क्या बनना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के साथ आबेलियन ग्रुप बनना चाहिए। तो Q प्लस है, या मैं बात करूं R प्लस डॉट है, या मैं बात करूं C प्लस डॉट, ये तीनों के तीनों फील्ड हैं। क्या है, तीनों के तीनों फील्ड, इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं।
लेकिन हम बात करें कंप्लीट, तो कंप्लीट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी दो फॉर्म में। एक फॉर्म तो ये बोलती है कि कोई भी, हम बात करें जो सेट कंप्लीट कब कहलाता है, जब उसका प्रत्येक सबसेट, जब उसका प्रत्येक सबसेट का सुप्रीमम और इन्फीमम है वो इसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करता हो। यानी ए को मैं बात करूं आर को कंप्लीट कब बोलेंगे, जब आर का प्रत्येक सबसेट लो और उसका जो सुप्रीमम और इन्फीमम आएगा वो आर के अंदर ही हो। या हम इस प्रकार बोलते हैं सीक्वेंस की भाषा में कि आर में प्रत्येक कोची सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो इन आर के अंदर ही कन्वर्जेंट होना चाहिए, तब हम क्या बोलते हैं कि आर कंप्लीट। यहां पर हम बात करें तो क्यू है वो कंप्लीट नहीं है। आप सभी जानते हो क्यू कंप्लीट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक सीक्वेंस आती है 1 + 1/n की पावर n, और इस सीक्वेंस की जो लिमिट है ये कहां पर कन्वर्ज करती, ई में कन्वर्ज करती, और ई है वो आपका बिलोंग नहीं करता क्यू में, ई है वो क्यू में बिलोंग नहीं करता है, यानी क्यू कंप्लीट नहीं है। ये क्या नहीं है, नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं है। आर कंप्लीट है और सी भी कंप्लीट होता है। तो ये आपके पास कंप्लीट की डेफिनेशन, और एक होता है ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का अगर हम सिंपल भाषा में बात करें सीधे में, तो यही है कि हम उसको बता सकें कि उसमें कौन सा एलिमेंट बड़ा है कौन सा छोटा है। हालांकि उसकी 2-3 प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन हम सिंपल बोलें तो हम ये बता सकें कि इसके अंदर ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड फील्ड है, ये भी ऑर्डर्ड फील्ड है, लेकिन ये ऑर्डर्ड नहीं है, नॉट ऑर्डर्ड फील्ड, ये नॉट कंप्लीट फील्ड। तो आपके पास ये ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, जिसमें आपके पास 3 ऑप्शन तो ये थे और चौथा शायद नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो वहां पर आपके पास आर प्लस डॉट, ये क्या होता है, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है। ये चीजें आगे की हैं जब आप रियल और ग्रुप थ्योरी फील्ड थ्योरी की आपको जानकारी हो, लेकिन फिर भी ये चीजें यहाँ पर पूछा था ऑर्डर्ड वाला तो मेरे दिमाग में आ गया तो बता दिया है। अब ज्यादा आपके यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना कि चीजें पढ़ी नहीं है समझ में नहीं आई है, ये थोड़ा सा उससे मिलती जुलती चीज थी तो मैंने आपको बता दी है। जब आप हायर तैयारी करोगे कॉलेज लेक्चरर की या पीएचडी के एग्जाम के लिए तब आपके काम आ सकती हैं, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, वापस अपने जोन में आते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमने बात की थी अभी इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 समिश्र संख्याएं हैं, वो इक्वल होने का मतलब क्या है कि उनके दोनों के रियल पार्ट बराबर हो जाएं और दोनों के इमेजिनरी पार्ट बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया एक बार कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है वो x + i के बराबर है, तब आपको बताना है x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। तो हम आसानी से इसका क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, जो किसकी फॉर्म में आएगा, a + i की फॉर्म में आएगा। x का मान वहां पर क्या होगा और y का मान क्या होगा। तो आप कर सकते इसको सोल्व, सभी करो इसको सोल्व, इसका सॉल्यूशन है वो करो। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 6 आयोटा, यह आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का साइन और माइनस माइनस +3। कैलकुलेशन चेक करते रहना भाई, +3 आयोटा 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपके पास 20, और ये आ जाएगा +1, और ये आ जाएगा 12 माइनस 60 आयोटा, और ये किसके बराबर इसका मान है, वो x + i के बराबर। यहां से ये तो 0 हो गया है, ये आपके पास कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा 4 × 12 माइनस का, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आ गया है, और ये आ जाएगा प्लस का 60 आयोटा, ये आ जाएगा प्लस का 12, और ये आ जाएगा माइनस का 60 आयोटा बराबर x + i। और यहाँ से हम देख रहे हैं 60 कैंसिल आउट, 12 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, x + i बराबर 0, यानी 0 + i 0, दिस इंप्लाइज x बराबर 0 और y बराबर 0। आप चेक करो ऑप्शन 4 किस किस का आ रहा है। शाबाश, दिव्यांशी ग्रेग, संगीता जी, मीनू शेखावत, कृष्णा शर्मा, दीपिका खिचड़, बहुत गुड, वेरी गुड। एक्शन नागर, आपकी कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत अच्छी बात है। अगर इसी प्रकार आपकी कैलकुलेशन रहती है तो आपको फर्स्ट ग्रेड में कोई नहीं रोक सकता। पूरा का पूरा खेल आपका
कंसेप्ट और कैलकुलेशन का है कि कितनी आपकी फास्ट कैलकुलेशन है और कितनी ज्यादा आपका कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट आपको यहाँ पर सभी मिल जाएंगे, कोई भी सोचने वाली बात ही नहीं कि आपको ये चीज नहीं मिलेगी, बट आपको कैलकुलेशन फास्ट रखनी है और उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो क्वेश्चन करते रहो, ठीक है ना। अगर अपने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको ये जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट ग्रेड एग्जाम निकाल लोगे, वहां पर आपको कैलकुलेशन चाहिए। और अगर आपको सिर्फ कैलकुलेशन आती है, कंसेप्ट नहीं पता है, तब भी काम नहीं चलेगा। आपको दोनों कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, कंसेप्ट प्लस आपकी कैलकुलेशन है वो दोनों फास्ट होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी सभी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलो नेक्स्ट आपके पास क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास क्या आता है, दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉन्जुगेट है, मॉडुलस है और आर्गुमेंट है। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो 99% रहती। तो हमें सबसे पहले इसको समझना, हालांकि आप सभी को पता है, फिर भी हम इनको देखते हैं कि z कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉन्जुगेट को हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं, x माइनस आइटा वाई, और इसको डिनोट करते हैं z बार से। यानी z का जो कॉन्जुगेट है उसको z बार से डिनोट करते हैं। और हम यहाँ पर देखें तो z बार है वो किसको डिनोट करता है ज्योमेट्रिकली, तो ज्योमेट्रिकली किसको, कि z अगर आपके पास कोई भी एक पॉइंट है, z आपके पास कोई पॉइंट है, z के कोरस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट मान लेते हैं आपके पास पी एक्स वाई है, अगर z x प्लस आइटा वाई है, तो जो x एक्सिस में इसका जो रिफ्लेक्शन होता है, इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो किसको बताता है, आपके पास इसके कॉन्जुगेट को बताता है x, और यहाँ पर क्या होता है, माइनस का y होता है। ये तो होगा ना, यहाँ पर आपके नीचे वाला माइनस का y होता है, तो यहाँ पर आप किसको बताता है, इसके कॉन्जुगेट को बताता है। तो यहां से हम देखें तो द कॉन्जुगेट ऑफ f इज द रिफ्लेक्शन ऑफ z इन द रियल एक्सिस। ये x एक्सिस मत बोलना आप, रियल एक्सिस होगा यहाँ पर। ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है और ये आपके पास रियल एक्सिस। तो z बार है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, z बार है वो रियल एक्सिस के अंदर उस पॉइंट की रिफ्लेक्शन को, यानी प्रतिबिंब को डिनोट करता है ज्योमेट्रिकली, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। और आपको अगर किसी भी नंबर z का z बार निकालना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z का z बार निकालना है, तो आपको तो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है। जहां जहां आपको आयोटा दिखे वहां वहां आपको माइनस आयोटा कर देना, ठीक है। अब आपसे एग्जाम्पल के लिए मैं पूछता हूं, मुझे बताओ आयोटा जेड का जो कॉन्जुगेट है वो कितना आएगा, बताओ भाई। आयोटा इंटू जेड का कॉन्जुगेट कितना आएगा, एक बार प्रॉपर्टी, हालांकि प्रॉपर्टी के बाद हो जाएगा, फिर भी मैं आपको पूछता हूं यहाँ पर आयोटा जेड का बार कितना होगा। ये क्वेश्चन वैसे मुझे बाद में पूछना चाहिए जब इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टी करवा दूं, फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, सभी विद्वान साथी हो, तो इसका आप आसानी से बता दोगे कि इसका मान है वो कितना आने वाला है। हाँ जी, जी पीका किचन ने बोल दिया है माइनस आइटा जेड बार, शाबाश। अक्षय नागार्जुन माइनस वाई माइनस आइटा एक्स के फॉर्म में बताया है, दिव्यांशी ने इसकी फॉर्म में बताया, चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं देखता हूँ, अच्छी बात है, चलो शाबाश, सही बताया है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जेड की फॉर्म में पूछ रहा हूँ। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक ये है और एक ये है, और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है और उसका बार लेना तो उनका अलग अलग कर सकते हैं, उनका अलग अलग ले सकते हैं। और आइटा बार क्या होता है, आइटा को हमें बार करना, तो आइटा को रिप्लेस करना माइनस आइटा से, तो ये आ जाएगा माइनस आइटा और ये आ जाएगा जेड बार। अब आपने और भी आगे सोल्व कर रखा कुछ विद्यार्थियों ने, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस आयोटा वाई, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का आयोटा एक्स, और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस और माइनस का वाई। तो आयोटा एक्स माइनस वाई भी सही है, बिल्कुल सही है, और ये वाला भी आपके पास सही है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना, कई बार क्या जल्दबाजी में हमें आयोटा को भूल जाते हैं और जेड बार लगा देते हैं, आयोटा जेड बार ही कर देते हैं, ठीक है।
तो ये तो इसकी डेफिनेशन कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि कोई भी नंबर z है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, उसकी हमें रियल एक्सिस के अंदर क्या लेनी है, रिफ्लेक्शन लेना है, तो उसका हमें कॉन्जुगेट मिल जाएगा, उसका हमें कॉन्जुगेट मिल जाएगा। अब यहां पर देखो, हमने देखा है कि z बराबर आपके पास x प्लस आयोटा y और z बार आपके पास क्या है, x माइनस आयोटा y, क्या है, x माइनस आयोटा y है। तो अगर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ देते हैं, इनको हम दोनों को ऐड कर देते हैं, तो आपके पास क्या आएगा बताओ। यहां से आपके पास इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो z प्लस z बार बराबर कितना आ जाएगा, जैसे ऐड किया तो ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 2 टाइम x, और मैं अगर x यहां लिख दूं 2 का भाग दे दूं। इसी प्रकार अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूं, यानी कि z माइनस z बार करता हूं, तो आपके पास कितना आएगा, जैसे माइनस किया तो ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 2 आयोटा y। अगर मैं 2 आयोटा का यहां पर भाग देता हूं तो आपके पास कितना बचेगा, y बच जाएगा, ये आएगा ना। 2 आयोटा का अगर मैं भाग दे देता हूं तो आपके पास कितना बचेगा, y बचेगा। जैसे मैंने किया z माइनस z बार बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आयोटा y, तो आपके पास y कितना आ जाएगा, z माइनस z बार अपॉन में 2y। और हम जानते हैं x क्या होता है, z का रियल पार्ट होता है, और y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये आप सभी जानते हो। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि z और z फॉर्म के, z और z बार की फॉर्म में हमें अगर रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो किस प्रकार करेंगे, रियल पार्ट ऑफ z पूछे तो उनका ऐड करके 2 का भाग देना है, और इमेजिनरी पार्ट पूछे तो उसको घटा करके 2 आयोटा का भाग देना है। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो सिर्फ ये पता होना चाहिए z और z बार क्या होता है, एक बार जोड़ लो और एक बार घटा लो। अगर आप कंफ्यूजन, जहां पर गलती होने की संभावना यहीं पर रहती है 2 आयोटा वाले में, नीचे हमें जल्दबाजी में हम 2 लिख देते हैं, तो ध्यान रखना ये 2 आयोटा आएगा। कंफ्यूज होते हो तो ये लिखो और करो, ठीक है। तो अब हम देखें यहां पर है, तो अगर आपके पास रियल पार्ट 0 हो जाता है, z बराबर x प्लस आयोटा y में रियल पार्ट 0 हो जाता है, तब हम क्या बोलते हैं कि वो नंबर है प्योरली इमेजिनरी होता है। और अगर किसी z में इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तब हम क्या बोलते हैं, वो नंबर प्योरली रियल है। तो अगर हम रियल पार्ट 0 करते हैं, यानी कि ये 0 हो गया, z प्लस z बार बाई 2 बराबर 0, और ये 0 होने का मतलब क्या है, z है वो माइनस z बार के बराबर हो जाता है। और ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ z इज ए प्योरली इमेजिनरी। तो ये क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि अगर x का मान 0 है, या मैं बोलूं रियल पार्ट ऑफ z 0 है, तो उस केस में ये 0 यानी z बराबर z बार माइनस का, और ये कब होता है, जब ये क्या हो जाए, प्योरली इमेजिनरी हो जाए। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आपको ये बोल दिया जाता है कि कोई नंबर z है वो प्योरली इमेजिनरी है, तो आपके दिमाग में ये 2 चीजें आनी चाहिए कि उसका रियल पार्ट है वो 0 है, और रियल पार्ट 0 है तो उसका और उसका जो कॉन्जुगेट है, तो z है वो z बार के माइनस के बराबर होता है। z है वो किसके बराबर है, माइनस z बार के। या कहीं पर ऐसा लिखा मिल रहा है कि z बराबर माइनस z बार है, तो आपको समझ जाना है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है, या आपको समझ जाना है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है ना। इस चीजों को आपको खुद को समझना है। इसी प्रकार अगर आपके किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है, यानी काल्पनिक भाग 0 है, तब हम क्या हो जाएगा, यहां से इमेजिनरी पार्ट z यानी y बराबर 0 होने का मतलब क्या है, z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा 0। और ये 0 कब होगा, जब z माइनस z बार बराबर 0, यानी कि z बराबर z आयोटा। तो हम देखते हैं कि जब z बराबर z बार, z आयोटा नहीं सॉरी, z माइनस z बार अगर बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, इमेजिनरी z 0 होगा। और इमेजिनरी z 0 होने का मतलब क्या है कि वो नंबर है वो प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर है। तो अब आपको कहीं पर ये बोला जाता है कि z प्योरली रियल नंबर है, तो आपके दिमाग में ये बोलना चाहिए कि z है वो z बार के इक्वल है। या कहीं पर क्वेश्चन के बीच में ये लिखा हुआ रहा है कि z बराबर z बार है, तो आपको समझ जाना है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, प्योरली रियल नंबर है, या उसका इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है।
तो यहाँ से बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये बोल रहा है तो इनडायरेक्टली ये चीजें बोल रहा है। ठीक है, कोई समस्या नहीं आज तक? चलो अच्छी बात। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी की, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, वो क्या है कि जेड आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका बार का बार लेते हैं तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये तो जेड बार आएगा, बट कैसे आएगा? देखो आप सभी जानते हो कि ये नंबर p है कोई भी, और इसकी रियल जो एक्सिस है इसके अंदर इमेज आपके पास क्या आ जाएगी? p बार लिख देता हूं मैं, x माइनस आइटा। अब आपको क्या करना, इसकी वापस रियल एक्सिस में इमेज लेनी है तो क्या बनेगी? इसकी इमेज वापस यही नंबर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा? जेड बार नहीं, सॉरी जेड आएगा। ये क्या आएगा? जेड आएगा। इस पॉइंट की इमेज रिफ्लेक्शन ये हुई और इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी? वापस यही तो पॉइंट होगी ना, यानी कि आपके पास इसकी रिफ्लेक्शन वापस जेड आ जाएगी। तो 2 बार किया तो जेड आ गया, तीसरी बार करेंगे तो वापस जेड बार आ जाएगी। ठीक है ना? अगर आप कोई बार ये सोचो, भूल जाओ, दिमाग से निकल जाए, तो अगर आपको कंसेप्ट पता है, ज्योमेट्रिकली मीनिंग पता है, तो आप देख भी सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो कि इसकी इमेज ये, इसकी इमेज वापस ये। तीसरी बार करना तो इसकी इमेज वापस ये आ जाएगी। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसीलिए आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, चीजों को रटनी नहीं है, समझनी है। नेक्स्ट हम बात करें तो आपके पास Z1 और Z2 कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका हमें बार लेना, तो ये क्या होता है? Z1 बार इंटू Z2 बार। यानी कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके हम क्या लें? उसका कॉन्जुगेट लें, या पहले Z1 का कॉन्जुगेट लो फिर Z2 का कॉन्जुगेट लो और उनको मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू सेम ही आती। आप चाहो तो Z1 को x प्लस आइटा y लो, x1 प्लस आइटा y1 लो, और Z2 को x2 प्लस आइटा y2 लो। पहले उनको मल्टीप्लाई करो और बार लो, फिर अलग अलग ये लेकर बार लेकर हम वॉल्यूम कॉन्जुगेट करके मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू सेम आएंगे। आप प्रूफ करना चाहो तो कर सकते हो, आसान है, कुछ भी ज्यादा इसमें है नहीं, क्योंकि आपको 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना आता है और प्रत्येक कॉम्प्लेक्स का आपको कॉन्जुगेट भी करना आता है। ठीक है, और इस प्रकार अगर ये n नंबर है, Z1 Z2 Zn है, और इनका कॉन्जुगेट लेना है तो सभी पे अलग अलग कॉन्जुगेट लग जाता है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट मैं बात करूं Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट चाहिए आपको, तो ये आ जाएगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। यानी चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे आपके पास सब्ट्रैक्शन हो, तो उसका बार लेना है तो Z1 बार माइनस Z2 बार। बार है वो अलग अलग चला जाएगा, कॉन्जुगेट है वो अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे हम बात करें x1 प्लस आइटा y1 का बार प्लस x2 प्लस आइटा y2 का बार, तो ये आपके पास कितना आएगा? x1 माइनस आइटा y1 प्लस का साइन, और ये आपके पास आ जाएगा x2 माइनस आइटा y2। और हमें क्या करना? Z1 प्लस Z2 करना है, तो आपके पास क्या है? इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो यह आ जाएगा x1 प्लस x2, क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आइटा y1 प्लस y2। इन दोनों को जोड़ते हैं पहले, Z1 प्लस Z2 दिया जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम y1 प्लस y2, और इसका हमें बार लेना है तो क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2, आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस करना है सिर्फ, y1 प्लस y2। तो आपके पास दोनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। इसी प्रकार आप सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का भी प्रूफ कर सकते हो। तो ये था आपके पास जोड़, घटा, गुणा, भाग, गुणा और भाग का करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? इसी प्रकार हम अगर Z1 अपॉन Z2 का, Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये Z1 का कॉन्जुगेट लो, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लो। तो जोड़, घटा, गुणा, भाग, इस प्रकार हमें अगर इनका कॉन्जुगेट निकालना हो तो अलग अलग निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं। तो यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हो। अगर कोई समस्या नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टी और देखते हैं। और अगर हमें पूछे कि z की पावर n, या मैं बोलूं z बार की पावर n करनी है, तो आप z की पावर n करो और फिर उसका बार लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। क्या कर सकते हो? z बार की पावर n पूछे आपसे तो आप क्या करो? पहले z की पावर n निकाल लो और फिर बार लगा दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों हैं वो सेम ही आने।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो आपके पास ये बताओ Z1 Z2 बार है प्लस Z1 बार प्लस इंटू Z2। ये इंपॉर्टेंट है, आपके आगे काम आने वाली चीजें हैं। तो ये बताओ मुझे Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 है, क्या है, Z2 है। इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, मुझे ये बताओ Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार का होल बार, ये लिख सकता हूं क्या ये चीजें, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं क्या, Z1 बार Z2 का होल बार प्लस Z1 बार और Z2 बार, मल्टीप्लीकेशन बीच में इनके। इससे मैं ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, मुझे बताओ। यस तो कैसे लिख सकता हूं, अगर नो तो क्यों नहीं लिख सकता, इसके बारे में मुझे बताओ आप। ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आने वाली चीज है। जब आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी करते हो तो वहां पर काम आती है, और आगे भी ये चीजें काम आएगी। हाँ जी बताओ एक बार। यस लिख सकते हैं, दीपिका खेचर बोल रहे हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। यस यस यस, अक्षय नागर जी सभी बोल रहे हैं, मोनिक क्या है, रवीना कृष्णा शर्मा सभी बोल, लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। कैसे लिख सकते हैं, देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, बिल्कुल आपको पता है, आप सभी बच्चे हैं वो काफी इंटेलिजेंट हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जेड बार का बार करते हैं वापस तो आपके पास जेड आ जाता है, जेड बार का वापस बार करते हैं तो आपके पास जेड आ जाता है। और अगर मल्टीप्लीकेशन में है दो नंबर तो अलग अलग बार चला जाता है, कि Z1 Z2 का बार निकालना है तो Z1 बार Z2, ये दो प्रॉपर्टी हैं, इन दोनों का यूज करके ये आया है। अगर मैं इसको खोलूं थोड़ा सा ओपन करूं तो क्या आ जाएगा, देखो Z1 का बार इंटू Z2 का बार, ये क्या हो जाएगा, वापस से Z2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा Z1 बार, तो वापस यही तो लिखा हुआ है, ये वाली चीज और ये चीज तो आई है। तो यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, इस प्रकार लिख सकता हूं। सिमिलरली मैंने क्या किया, इसको अगर ओपन करेंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा, तो यानी कि मैं ये चीज कर सकता हूं, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई प्रकार की ऐतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम देखें यहाँ पर, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, देखो अब ये क्या है आपके पास Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार का बार। अब आप मुझे बताओ कि आपके पास Z प्लस Z बार हो तो उसको क्या लिख सकते हो, अभी आपने लिखा था 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ Z, और Z माइनस Z हो तो 2 टाइम 2 आयोटा टाइम है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो अगर मैं इसको Z मान लूं पूरे को, ये आपके पास पूरा Z है तो ये Z का बार ही तो है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, रियल पार्ट ऑफ Z, यानी कि रियल पार्ट Z क्या आपके पास Z1 Z2 का बार। और दूसरी चीज मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, रियल पार्ट ऑफ Z1 बार इंटू Z2, तो यानी कि ये नंबर है वो इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, यानी इसका आप निकालोगे रियल पार्ट तो क्या आएगा, इसका प्लस इसके बार अपॉन में 2, सॉरी 2 और आएगा यहाँ पर भी, यहाँ पर है 2 और आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने ये लिख दिया। अब आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके काम आनी है, तो वहां पर आप ये ध्यान रखना है कि Z1 इंटू Z2 का बार प्लस Z1 बार इंटू Z2, एक बार Z2 बार है एक बार Z1 पे बार है और बीच में प्लस का साइन है, तो आपके पास दो रियल टाइम आ जाएगा, Z1 Z2 का बार लो या Z1 बार Z2 लो, दोनों का रियल पार्ट का क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल संगीता जी ने बता दिया है, 2 टाइम रियल पार्ट Z1 Z2 बार, Z1 के ऊपर बार या Z2 के ऊपर बार, किसी में एक के ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन है, इसका आपको कॉन्जुगेट बताना है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस आयोटा, तो बताओ क्या होगा इसका। Z का मान आपके पास क्या गिवन है,
ये गिवन है 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 4 माइनस आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट अगर आपसे पूछते हैं तो आपको जेड बार चाहिए, तो क्या करोगे, आप चाहो तो इसको पहले पूरे वाले का इसका जेड को कन्वर्ट कर लो और फिर बार लगाओ, या आप इसका बार, लेकिन हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर लगभग नीचे सभी में क्या है, रियल नंबर है। तो पहले हमें उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं जेड को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 4 माइनस आयोटा इंटू 4 प्लस आयोटा अपॉन में 4 प्लस आयोटा। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यह आ जाएगा प्लस का 3 दूनी 6, सही आएगा क्या, ये सॉरी 3 आयोटा 8, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 3, और यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, देखो प्लस का मैं अगर आयटा कॉमन ले लेता हूं तो आयटा यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम, और यहाँ पर आपके पास माइनस का 12, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस 1 17, तो ये आपके पास आ जाएगा 11 माइनस का 10 आयोटा अपॉन में 17। अब हमें क्या करना है, इसका बार लेना है, यानी 11 माइनस 10 आयोटा अपॉन 17 का बार लेना, और इसका बार जैसे हम लेते हैं तो आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 11 प्लस 10 आयोटा अपॉन में 17। क्या बता रहे हो आप, ऑप्शन नंबर सेकंड या थर्ड, ऑप्शन थर्ड आना चाहिए भाई, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन थर्ड आना चाहिए। कैलकुलेशन सही है, आयटा को माइनस आयटा से ही रिप्लेस करना है, और ये रियल नंबर है तो रियल नंबर का बार लेंगे तो वापस वही आता है, क्योंकि जेड बराबर जेड बार होता है कब, जब वो नंबर प्योरली रियल हो। तो ऑप्शन नंबर आपका 11 प्लस 10 आयटा, 11 प्लस 10 आयटा, एक सेकंड यहाँ पर, हाँ ये माइनस का आएगा ना, तो मैंने शायद लिखने में गड़बड़ कर दी, यहाँ पर ये प्लस का साइन होना चाहिए, ये साइन है वो यहाँ पर प्लस का होना चाहिए। 8 3 11 माइनस का 10 आयोटा बाई 17, आयोटा को अपन रिप्लेस करते हैं माइनस आयोटा से, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस का, ये शायद मैंने लिखने में गलती कर दी है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, 11 प्लस 10 आयटा अपॉन में 17। अब देखो ऑप्शन लिखते समय मैंने शायद गलती की है, अगर यहाँ पर प्लस होना चाहिए, कैलकुलेशन सही है तो ऑप्शन थर्ड है वो सही हो जाएगा। 4 दूनी 8 प्लस का 3 प्लस का साइन 2 आयोटा माइनस का 12 माइनस का 10, आयोटा को रिप्लेस माइनस आयोटा से करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड। अब बताओ सही है ना, ऑप्शन सी में प्लस आएगा सर, बिल्कुल मोनिका बोल रहे प्लस आएगा, ये ऑप्शन लिखते समय मुझसे गलती हुई है, मिस्टेक हुई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है आपको पूछे जा सकते हैं, कहां से, कॉन्जुगेट से। आसान क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है आपके पास, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी समिश्र संख्या का मापांक। समिश्र संख्या का मापांक अगर आपको निकालना है तो हमने कल भी इसके बारे में बात की थी कि अगर आपके पास कोई भी जेड नंबर है x प्लस आइटा वाई, तो इसका मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर करो और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके अंडर रूट लेना है। और मैंने कल बताया भी था कि मॉडुलस का जो आपका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है, कि अगर कोई पॉइंट आप P है, कोई पॉइंट Z है जिसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट PXY है, तो आपका उस मोड Z का मतलब क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। तो मोड Z रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P रिप्रेजेंट बाय Z। पॉइंट P है वो Z के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि उस बिंदु की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो किसको बताता है, वो मोड Z को बताता है, वो मोड Z को बताता है। ये मोड Z है और अगर ये x है ये y है, तो मोड Z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मोड Z कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी प्रकार अगर मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे कि Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस है वो डिस्टेंस बताता है बिटवीन द पॉइंट Z1 और Z2। Z1 और Z2 जो पॉइंट है उनके बीच की दूरी को कौन बताता है, मॉडुलस Z1 माइनस Z2 करो या Z2 माइनस Z1 करो।
तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करें मॉडुलस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर। उससे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं, यूनिमोडुलर नंबर। यूनिमोडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज कॉल्ड यूनिमोडुलर इफ मोड z बराबर 1। अगर ऐसे नंबर है जिनका मॉडुलस 1 हो तो ये z क्या कहलाता है? यूनिमोडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर आपके पास आयोटा है, आयोटा का मॉडुलस कितना है? 1 है। माइनस आयोटा का मॉडुलस कितना होता है? 1 होता है। 1 का मॉडुलस या -1 का मॉडुलस सभी का मान 1 होता है, यानी कि आपके पास ये क्या है? यूनिमोडुलर नंबर है। या मैं बोलूं कि इकाई त्रिज्या का जो भी आपके पास वर्त है उस पर स्थित सभी बिंदुओं का कलेक्शन है, वो क्या कहलाते हैं? तो यूनिमोडुलर नंबर कहलाते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई नंबर यूनिमोडुलर है तो उसे आप क्या समझते हो, यानी कि उनका जो मॉडुलस का मान है वो कितना आ रहा है? वो 1 आएगा। तब हम क्या बोलते हैं? वो नंबर है वो क्या है? यूनिमोडुलर नंबर है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉडुलस नंबर। मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस यानी कि मापांक की कुछ गुण धर्म इंपॉर्टेंट वो क्या है? तो सबसे पहला गुण धर्म तो आप सभी जानते हो कि मोड z है वो हमेशा ही क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है। इसको क्या पढ़ना है? मोड z है वो पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं बोलते हैं। मोड z हमेशा ही नॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। या तो 0 होगा या क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। तो मोड z अगर 0 है इसका मतलब क्या है? इफ एंड ओनली ये तभी पॉसिबल है जब z का मान आपके पास क्या है? 0 है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का मॉडुलस क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। हम देखें भी अगर ज्योमेट्रिकली तो कोई भी नंबर ले लो, पॉइंट इसके अलावा कोई भी पॉइंट ले लो, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? धनात्मक होगी, सिर्फ 0 को छोड़ के। और 0 की डिस्टेंस क्या होगी? खुद की पॉइंट की खुद से डिस्टेंस हमेशा ही कितनी होती है? 0 होती है। यानी ओरिजिन के अलावा, जब बोलूं z बराबर 0 के अलावा सभी नंबर क्या होगा? मॉडुलस से पॉजिटिव होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पर। तो z1 इंटू z2 यानी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन का मॉडुलस लेना है तो क्या होता है? z1 इंटू z2 यानी अलग अलग मोड लेके मल्टीप्लाई कर दो। पहले उनका मोड लो फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी वो चीजें क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। तो ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है। छोटी छोटी प्रॉपर्टी हम सभी जानते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी बीच बीच में बहुत ज्यादा काम आएंगी। सिमिलरली मैं बात करूं z1 अपॉन z2 का मॉडुलस की, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? z1 मॉडुलस अपॉन में z2 मॉडुलस। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान होना चाहिए, तभी डिफाइन होता है जब z2 क्या रहे आपके पास? नॉन जीरो रहे। z2 आपके पास क्या रहे? नॉन जीरो रहे, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें z की पावर n का मॉडुलस लेना है तो हम पहले मोड ले लें z का, उसके बाद पावर ले लो। एक ही बात, मोड z के पावर z की पावर 5 पूछा आपसे और फिर मॉडुलस निकालना है तो आप z की मॉडुलस निकाल के पावर निकालो ताकि चीजें हैं वो ज्यादा आसान रहे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर इस प्रकार की 1 प्लस आयोटा की पावर 5 का मॉडुलस बताना है आपको। तो आप क्या करो, 1 प्लस आयोटा का मोड हम सभी जानते हैं कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा और इसकी पावर 5 कर दो डायरेक्ट आप, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5/2। 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 5/2 आ जाएगा। या पावर अगर 6 पूछा है तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो हमें पहले 1 प्लस आयोटा की पावर 5 करना मुश्किल है, इसको खोलो फिर मोड करो। पहले हम मोड ले लेते हैं फिर पावर कर देते हैं ताकि चीजें हैं वो ज्यादा आसान रहे। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टी और देखते हैं यहाँ पर है। तो आपने अभी अभी देखा है कि मोड z किसको बताता है? मोड z है वो मॉडुलस ऑफ z किसको बताता है? वो बताता है x², या मैं बोलूं रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं तो रियल पार्ट ऑफ z का नेगेटिव लूं तो ये लेस देन इक्वल्स टू होता है इससे मोड z से। किससे होता है ये? मोड z से लेस देन होगा रियल पार्ट। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा इस
हिसाब से न लिखकर इस प्रकार लिखूं कि माइनस मोड जेड लेस देन इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड। ये देखो ये नंबर हमेशा ही क्या होता है, मोड जेड का मान, ये अगर मैं माइनस लगा देता हूं इसके तो क्या रहेगा, इससे छोटा हो जाएगा। बराबर कब होगा, जब नंबर ये या तो प्योरली इमेजिनरी हो या प्योरली रियल हो, उस केस में ही इक्वल होगा, अदरवाइज ये छोटा होगा। और रियल जेड है वो मोड जेड से क्या होगा, तो लेस देन होगा या इक्वल होगा। जैसे आप नंबर ले सकते हो 2 + 3 आयोटा, तो आपके पास क्या रियल जेड है और इसका मॉडुलस कितना आएगा 4 + 9 √13, तो -13 से तो ये बड़ा होता है और ये +13 से छोटा होगा। इसी प्रकार हम इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो वो भी बड़ा होगा माइनस मोड जेड से, लेकिन छोटा होगा प्लस मोड जेड से। ये चीजें बहुत ज्यादा काम आती, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आगे आपके बहुत ज्यादा काम आनी है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इन चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो जेड का निकालो मॉडुलस, या माइनस जेड का मॉडुलस निकालो, या आयोटा जेड का मॉडुलस निकालो, या माइनस आयोटा जेड का मॉडुलस निकालो, ये सारे सेम ही आते हैं क्योंकि यहाँ पर अपन लगाएंगे प्रोडक्ट वाला। तो आयोटा का मॉडुलस जेड का मॉडुलस और आयोटा का मॉडुलस 1 होता है, तो इस प्रकार इसका मॉडुलस भी किसके बराबर आ जाएगा, मोड जेड के बराबर ही आ जाएगा। तो ये आपको मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम एक इम्पोर्टेंट चीज की बात करें तो वहां से एक अच्छी चीज मिलती है आपको कि जेड और जेड बार का मॉडुलस करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं जेड और जेड बार क्या होता है। जेड और जेड बार क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जेड क्या होता है आपके पास x + आयोटा वाई, और यहाँ पर आपके पास जेड बार है x - आयोटा वाई, और ये आ जाएगा x² + y²। तो ये कितना है आपके पास, ये आपके पास मोड जेड का होल स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना आपको कि मोड जेड का होल स्क्वायर लिखा जा रहा है, इसको क्या लिखना है, जेड इंटू जेड बार लिखना है, जेड इंटू जेड बार लिखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और यहां से हम रेसिप्रोकल निकाले यानी 1/z, तो ये आ जाएगा 1/z है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से वो आ जाएगा 1/z जेड बार अपॉन में मोड जेड का होल स्क्वायर। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा वाई, जेड है तो 1/z पूछे यानी कि 1/x - आयोटा x + आयोटा वाई पूछे तो कितना आ जाएगा, इसका बार लिखो x - आयोटा वाई और इसका मॉडुलस लिखो x² + y²। ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ जेड, जेड का रेसिप्रोकल या मैं बोलूं प्रतिलोम होता है, उसको हम इस प्रकार डिनोट करते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा काम आएगी आगे आपके, तो इसको ध्यान रखना। मोड जेड स्क्वायर का मतलब क्या है, जेड इंटू जेड बार होता है, जेड इंटू जेड बार होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी यानी त्रिभुज की असमीका की हम बात करते हैं। तो त्रिभुज की असमीका आप सभी जानते हो क्या होती है, z1 + z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू मोड z1 + मोड z2। इसकी फिर कुछ थोड़े बहुत क्या बोलते हैं, उसकी करोलरी होती हैं, या इसकी जो करोलरी ऊपर में क्या होती है एक प्रकार से, तो वो भी आप ध्यान में रखना कि z1 - z2 दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मोड z1 + मोड z2। यहां से आपको यह भी ध्यान रखना है z1 का मॉडुलस माइनस z2 का मॉडुलस दिस इज लेस देन इक्वल्स टू z1 + z2। या मैं लिखूं यहां पर और भी क्या जाएगा, z1 + z2 और दिस इज लेस देन इक्वल्स टू z1 + z2। ये इसी की करोलरी है, आपको ध्यान रखना है, बट इसका प्रूफ है वो आपको आना चाहिए। प्रूफ इसलिए नहीं कि एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन इसके प्रूफ से बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है इसकी प्रूफ की बात करें तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको काफी कुछ सीखने को मिलते हैं। तो हम इसकी बात करते हैं प्रूफ की बात, उसके बाद तो ये करोलरी है, इसको आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना।
अगर आप ये प्रूफ कर लेते हो तो ये मानकर चलो आपके कॉम्प्लेक्स की जो अभी तक हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर पढ़ते हैं। तो हम लेकर चलते हैं Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, यानी मोड Z का होल स्क्वायर। तो अभी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है मोड Z का होल स्क्वायर क्या होता है, Z इंटू Z बार। तो ये प्रॉपर्टी पहली काम आती है आपके पास Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का बार। तो अभी हमने पढ़ा है, साथ साथ लिखते रहते हैं कि Z बार बराबर होता है मोड Z का होल स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन है। अब हम क्या करते हैं, यहां से देखो सेकंड प्रॉपर्टी यहां पर काम आ रही है Z1 प्लस Z2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, दिस इज इक्वल्स टू Z1 बार प्लस Z2 बार। सेकंड प्रॉपर्टी क्या काम आई है कि बार है एडिशन पे वो अलग अलग हो जाता है, चाहो तो आप लिख सकते हो साथ साथ Z1 प्लस Z2 का बार है वो आ जाएगा Z1 बार प्लस Z2 का बार। अब हम इनको प्रोडक्ट करते हैं, देखो क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा Z1 Z2 Z1 का बार प्लस क्या जाएगा Z1 Z2 का बार प्लस Z2 Z1 का बार प्लस Z2 Z2 का बार। और यहां से आप देखो तो वापस प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट काम आ रही है मोड Z1 का होल स्क्वायर प्लस मोड Z2 का होल स्क्वायर, और ये आ रहा आपके पास Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, क्या लिखना डायरेक्ट मुझे बताओ आप। Z1 का बार प्लस Z2 का बार, इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या कुछ, हालांकि मैंने इसको आपको एक्सप्लेन करके बताया था। तो ऐसा हूं तो मैं ये लिख सकता हूं क्या Z1 इंटू Z2 का बार, Z1 इंटू Z2 का बार का रियल पार्ट लिख सकता हूं क्या 2 टाइम्स। अभी अभी मैंने आपको बोला था, अच्छे से समझाया भी था, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, तो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, लिख सकता हूं डायरेक्ट, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं कि Z1 है ना प्लस Z2 का स्क्वायर, और इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं क्या मुझे बताओ, ये ग्रेटर देन इक्वल आएगा यहाँ पर, ऐसे लिखते ही मैं क्या लिख दूं 2 टाइम Z1 Z2 का बार। ये मैंने कैसे लिख दी भाई, ये चीज यहाँ से यहाँ पर क्या लिखा मैंने, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अभी मैंने बताई थी एक प्रॉपर्टी कि माइनस जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड है, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मोड। ये मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया है, तो रियल पार्ट ऑफ दिस यानी इसका मॉडुलस से क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू, तो ये साइन लग जाएगा। और अगर आपने ये पता है तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू, ये इसके इक्वल है Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 का मॉडुल का स्क्वायर प्लस 2 टाइम मोड Z1 इंटू Z2 का बार का मोड। मैंने क्या किया है अलग अलग मोड कर दी, तो मोड की प्रॉपर्टी काम आ गई। यहाँ पर क्या है कि ए और बी का मल्टीप्लीकेशन का मॉडुलस लेना है, तो ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस। और अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं यहाँ पर, दिस इज इक्वल्स टू मोड Z1 का स्क्वायर प्लस मोड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम, ये आपके पास Z1 है और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ Z2 लिख सकता हूँ क्या बताओ, क्योंकि अभी हमने देखा है Z2 बार को मैं सिर्फ Z1 लिखा है, क्योंकि हम देखा था कि Z का बार और Z माइनस Z का बार। अच्छा यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा था Z बार का मॉडुलस भी सेम होता है, Z और Z बार का मॉडुलस सेम होता है, शायद मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लिखी थी, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर ये चीज भी लिख लेना। Z बार का मॉडुलस है वो भी किसके बराबर होता है, Z के मॉडुलस के ही बराबर होता है। Z बार का मॉडुलस या माइनस Z बार का मॉडुलस है वो इसके बराबर ही होता है। आप देख सकते हो Z बार क्या आएगा x माइनस आइटा y का मॉडुलस वापस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा। तो ये चीज हमने यहां से हम ये भी लिख सकते हैं। अब आपके पास कितना हो गया है, ये चल रहा है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास किसके इक्वल चल रहा है लेस देन इक्वल्स टू इक्वल चल रहा है।
ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, जब मैं लिखूं यहाँ पर z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ना, z1 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम z1 z2, और यहां से अगर हम क्या ले दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो z1 प्लस z2 का मॉडुलस क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू, ये आपके पास कितना आ जाएगा, z1 प्लस z2 का मॉडुलस, ये आपके पास इसके इक्वल हो जाएगा। कोई समस्या नहीं है यहां तक, तो आप चाहो तो यहाँ पर ये रहने दो, इक्वल रहने दो यहाँ पर, उसके बाद आप लिखो डायरेक्ट ये, और ये आपके पास क्या आ गई है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी आ गई। तो ये प्रूफ अगर हम इसका करते हैं तो बहुत ज्यादा कंसेप्ट हमें सीखने को मिलते हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग त्रिभुज तीसरे से अधिक होता है तथा अंतर कम होता है। अक्षय नागर जी बोल रहे हैं बिल्कुल यही बात है, वो जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है z1 और z2, ट्राइंगल इनइक्वालिटी यही बोलती है, ठीक है ना। इक्वल कब होता है, जब आपके पास वो एक लाइन में हो, जब वो एक लाइन में हो जाते हैं तब तो इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज क्या होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के सम से ज्यादा होता है, ये त्रिभुज असमीका कहती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। प्रूफ अगर आप अच्छे से करते हो तो इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज हैं वो आप जो पढ़ी हैं उसका रिवीजन हो जाता है, और इसको आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसकी और कुछ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये भी आपको ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज आएगा जब आपको कई बार दिया जाता है कि z1 माइनस z2 का मान इतना है तो मोड z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो उस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से ही करने होते हैं, जिसको हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी थी। अब आपको बताना है कि इसका मॉडुलस का एक क्वेश्चन है, क्या बताना है कि 1 प्लस आयोटा इंटू प्लस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा का मॉडुलस का मान कितना होगा। तो आप मुझे बता दो जल्दी से, आप इस क्वेश्चन को अगर 20-25 सेकंड में पूरा कर दे तो इसका मतलब क्या है, आपको मॉडुलस के जो कंसेप्ट हैं, शॉर्ट ट्रिक, जो भी चीजें हैं आप बता सकते हो, यानी जो इसकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, अगर उस प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को करोगे तो मात्र 20 सेकंड के अंदर इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। बताओ भी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, आपकी 20 सेकंड अभी शुरू होते हैं, जल्दी से कौन सबसे पहले बताता है। क्या है, 1 प्लस आयोटा, मैं नीचे लिख देता हूं इसका सॉल्यूशन में, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा अपॉन में 3 प्लस आयोटा का मॉडुलस, मात्र 20 सेकंड में बता दिया है अक्षय नागर जी ने, 1 अपॉन √2। चलो देखते हैं कितना सही है कितना गलत है। अक्षय नागर ने सबसे पहले बताया है, ABC संगीता आर्य जी बोले 1, अच्छा ठीक है, 1 अपॉन √2, तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन सी, अच्छा 1 बता रहे हैं। देखो क्या करना है, कुछ बच्चे विद्यार्थी जो होनहार विद्यार्थी विद्वान साथी कुछ क्या करेंगे मेरी तरह, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भाग करेंगे, भाग करके फिर रेशनलाइज करेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं आपकी तरह वो क्या करेंगे कि सर हमें प्रॉपर्टी पता है कि चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे भाग हो, मॉडुलस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का मोड 2 प्लस आयोटा का मोड और अपॉन में 3 प्लस आयोटा का मोड, और अलग अलग मोड लिख सकते हैं। तो आपको पता है इसका मान तो √2 आ जाएगा, इसका मान √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, और इसका मान आपके पास कितना आ जाएगा 3 या 9 प्लस 1 √10 आ जाएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मान है वो 10 √10 नीचे √10 ऊपर, इसका मान 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। तो आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में चीज क्लिक नहीं होती है प्रॉपर्टी इस प्रकार भी कर सकते हैं, तो आप पहले इसको गुणा करोगे, फिर इसका भाग करोगे, फिर रेशनलाइज करोगे, तो आपके पास टाइम है वो कम से कम 2 मिनट का समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन को देखना आराम से, क्या पूछा, छोटी छोटी चीजें हैं आपको पता है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये चीजें आसान है। अब मैं यहाँ पर एक
क्वेश्चन से पहले छोटी सी एक चीज और बता देता हूं, बता के देता हूं, आपसे पूछ लेता हूं कि मुझे ये बताओ ए बी का अंडर रूट वो हमेशा ही रूट ए रूट बी लिख सकता हूं इन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट ए बी बराबर रूट ए रूट बी। मैं यहाँ पर सी की बात कर रहा हूँ, रियल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ इन सी। ये चीज हमेशा सही है क्या? अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए अंडर रूट बी, या कुछ यहाँ पर अपने को रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, या हमेशा ही सही होती है अंडर रूट ए बी बराबर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी? जल्दी से बताओ। अगर ये हमेशा ही सही है तब तो आपके पास रूट 2 माइनस का और अंडर रूट माइनस का 3 है। ठीक है, चलो इसको मैं माइनस का 2 और माइनस का 3 रूट है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 2 माइनस का 3, और ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा, और ये आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 6, क्या जाए आपके पास रूट 2 रूट 3, और ये आ जाएगा माइनस का रूट 6, और यहाँ से आपके पास क्या मिल रहा है? ये आपके पास मिल रहा है दिस इंप्लाइज रूट 6, 3 दूनी 6 प्लस का, और ये यहाँ से तो आपके पास क्या गया है 6 बराबर माइनस का रूट 6, ये आपके पास आ रहा है। बोला नहीं, आपका जवाब नहीं है किसी का भाई। मैंने क्या पूछा है कि अंडर रूट ए बी को मैं हमेशा ऐसे लिख सकता हूँ क्या? रूट और रूट बी ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अगर हम ऐसा लिख पाते तो देखो -2 -3 का प्लस 6, अब इसको मैंने सोल्व किया तो ये आ गया -6। कहां पर गड़बड़ हुई? ये तभी लिखा जा सकता है इफ आइदर, इफ या मैं लिखूं ये तभी संभव है आइदर ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0, यानी कम से कम इन दोनों में एक पॉजिटिव होना जरूरी है। नो सर बिल्कुल बोले नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। ये तभी लिखा जा सकता है जब ए और बी में एक पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव हैं तो लिखा ही जाएगा, अगर एक पॉजिटिव है तो भी हम लिख सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान में रखना है, ये तभी पॉसिबल होता है जब कम से कम इन दोनों में एक पॉजिटिव हो। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब ये क्वेश्चन सबसे शानदार क्वेश्चन है, जिस विद्यार्थी ने क्वेश्चन कर दिया है ये मानकर चलो उसका सिलेक्शन पक्का है, फर्स्ट ग्रेड में इसका सिलेक्शन पक्का है, और अच्छी रैंक के साथ। कॉम्प्लेक्स में इसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी तक जो कंसेप्ट पढ़े हैं तो आपके पास क्या है कि अल्फा और बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। यदि बीटा का मॉडुलस 1 है, मापांक 1 है, तब बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉडुलस का मान कितना होगा? बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉडुलस का मान कितना होगा? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, मोनिका बोले ऑप्शन बी आएगा। इतना फास्ट कैसे किया? शाबाश मोनिका, आपका सिलेक्शन श्योर है इस बार, कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को। योगेश सैन भी ऑप्शन बी। पीछे वाले की बात कर रहे हो कि अब वाले की बात कर रहे हो? अभी वाले की। मोनिका योगेश, मोनिका कृष्णा शर्मा, सेकंड ऑप्शन। इतना फास्ट कैसे चल रहे हो भाई? पहले का किया हुआ है क्या? पहले का किया हुआ है क्या? इसके कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कंसेप्ट समझना है अच्छे से। इस कंसेप्ट के माध्यम से हमें चीजों को किस प्रकार देखते हैं। देखो आप तो सभी का सिलेक्शन होगा फिर। चलो देखते हैं क्या आ रहा है आपके पास। यहाँ पर आपके पास गिवन है सॉल्यूशन में बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और आपके पास इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए कि बीटा का मॉडुलस 1 है, बीटा का मॉडुलस 1 है, तो आप जानते हो बीटा इंटू बीटा बार का मान कितना होता है? मॉडुलस बीटा का स्क्वायर होता है। क्या होता है? मॉडुलस बीटा का स्क्वायर होता है, और मोड बीटा का मान 1 है तो इसका स्क्वायर का मान भी 1 होगा, यानी मैं 1 की जगह ये लिख सकता हूँ बीटा इंटू बीटा बार लिख सकता हूँ। तो जो 1 है इसकी जगह मुझे बस ये लिखना है। अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि बीटा बीटा बार लिखना है तब ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये आपके पास अलग अलग कर लेता हूँ मोड को, तो ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा का मोड, और यहाँ से आपके पास बीटा कॉमन आ जाता है।
वैसे बीटा कॉमन आएगा तो आपके पास आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा का पार्ट, और इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस अपॉन में बीटा, और ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा का मॉडुलस, पूरे के मोड लगा दो। और हम जानते हैं जेड और जेड बार का मॉडुलस एक ही होता है, यानी मोड जेड करो या जेड बार का मोड करो एक ही चीज है, तो यानी ये कैंसिल आउट, ऊपर नीचे आपके पास बचेगा 1 अपॉन बीटा का मॉडुलस, सॉरी मोड से बाहर आ रहा है तो मोड आएगा, और बीटा का मॉडुलस 1 है तो 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिसका ऑप्शन बी आ रहा है उसका सही है। 11 का क्वेश्चन है, 11th का क्वेश्चन है। अक्षय नागर जी बोले 11th क्लास का क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन देखिए 11th का है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके दिमाग में चीजें क्लिक नहीं होती हैं, क्योंकि इसका मान इसीलिए दे रखा है, तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तभी मैं सोचूंगी अगर आपका पहले क्वेश्चन किया हुआ है तभी आप इतना जल्दी बता रहे हो। चलो अच्छी बात है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा मुझे, आप सभी के जवाब हैं, हर क्वेश्चन का आपने जवाब दिया, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स में आपको कोई समस्या नहीं होगी। कॉम्प्लेक्स में समस्या वैसे नहीं होनी, छोटा सा टॉपिक है, आप सभी का पढ़ा हुआ भी है, और इसके आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने, यहाँ से क्वेश्चन भी हैं वो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं क्योंकि टॉपिक छोटा है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 3-4 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया है, कॉन्जुगेट पढ़ लिया है, मॉडुलस पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे इसका आर्ग्यूमेंट और 1-2 और कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी। आर्ग्यूमेंट वाला टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके कंसेप्ट और रिजल्ट आप एक साथ लिख लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करने हैं और ग्रुप में भी भेज दीजिए। यहाँ तक कोई समस्या किसी प्रकार की तो आप बता सकते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, हम ज़्यादा धीरे पढ़ा रहे हैं, तेज पढ़ा रहे हैं, या कुछ और है तो आप बता सकते हो, उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। कोशिश ये है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, पूरे कंसेप्ट को अच्छे से देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो देखने हैं, और उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस देखने हैं। तो कल अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड हम 5-7 क्वेश्चन सोल्व करेंगे आते ही, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करेंगे। हाँ जी बताओ फिर, कोई समस्या कोई डाउट यहाँ तक, जल्दी बोलिए भाई, टाइम हो चुका है, आज तो 10:45 हो चुके हैं, सॉरी। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो तो फिर मिलते हैं कल, नो प्रॉब्लम। योगेश जी, मीनू शेखावत, बहुत अच्छी बात है, आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट हो, समस्या हो ही नहीं सकती है। तो कल मिलते हैं इसी समय पर।